हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल संकल्प सक्सेस में। आज हम इसमें आरआरबी ग्रुप डी 2026 से संबंधित एग्जाम से संबंधित सेकंड शिफ्ट का 4/12/2025 का सेकंड शिफ्ट के साइंस के 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आने वाले पेपर में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। तो देरी किए बिना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। कार्बन के दो मुख्य गुणधर्म क्या हैं जो इसकी विविधता युक्त प्रकृति और बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता में योगदान करते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कार्बन के दो प्रमुख गुणधर्म, वो हैं संकलन और चतुस्संयोजकता। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, संकलन और चतुस्संयोजकता। देखा जाए तो जो श्रृंखलन होता है, जो कार्बन में स्वयं के अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजकता बंध बनाकर लंबी श्रृंखला बनाने का अनूठा गुण होता है, जबकि चतुस्संयोजकता कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे यह 4 अन्य परमाणुओं के साथ आसानी से बंध बना सकता है। इन दो गुणों के कारण लाखों कार्बनिक यौगिक मौजूद होते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रृंखलन और चतुस्संयोजकता। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। पदार्थ के कणों के आकर्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे अंतरा आणविक बल कहते हैं। ठीक है, यह बल ठोस पदार्थों में सबसे मजबूत होता है, जिससे इनका एक निश्चित आकार होता है, जबकि द्रवों में इसमें क्या कहा गया है कि जबकि द्रवों में, ठीक है, जब बल ठोस पदार्थों में सबसे ज़्यादा मौजूद होते हैं, ठीक है, तो उनके भी एक निश्चित आकार होता है, और द्रवों में यह माध्यम और गैसों के कण जो होते हैं उनके बीच सबसे कमज़ोर होता है। इसीलिए जो अन्य अलग अलग पदार्थों के लिए यह बल अलग अलग होता है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि विभिन्न कणों के लिए आकर्षण बल भिन्न भिन्न होता है, इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। औसत चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो जो चाल होती है वह एक क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, इसे व्यक्त करने के लिए एक केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ठीक, जबकि दिशा के साथ चाल को वेग कहा जाता है, तथा यहाँ पे जो कथन इसमें पूछा गया कथन सत्य नहीं है, यानी कि कथन जो डी है यहाँ पे गलत है, क्योंकि चाल ज्ञात करने के लिए हमें वस्तु के परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि चाल को वेग कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये क्या है? सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कॉपर के वैद्युत अपघटनीय परिष्करण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सबसे सामान्य वैद्युत अपघट्य अम्लीकृत किसका विलयन होगा? इसका सही आंसर क्या है? जैसे तांबे के वैद्युत अपघटनीय परिष्करण में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदों से युक्त क्या बनाया जाता है? कॉपर सल्फेट, यानी कि CuSO4 की जलीय विलयन का उपयोग इलेक्ट्रोलाइट यानी कि वैद्युत अपघटन के रूप में किया जाता है, जबकि अशुद्ध जो कॉपर का एनोड होता है, जिसे हम प्लस से डिनोट करते हैं, और शुद्ध कॉपर होता है उसकी पतली पट्टी यानी कि उसे कैथोड यानी कि माइनस साइन से बनाया जाता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कॉपर सल्फेट, यानी कि CuSO4। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तरलों द्वारा लगाए गए दाब के बारे में सत्य है? इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे कथन 1 दे रखा है कि तरल उस पात्र के आधार पर दीवारों पर दाब लगाते हैं जिसमें वे परिबद्ध होते हैं। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है, क्योंकि जो तरल होता है वो द्रव और गैस जिस भी बर्तन में रखे जाते हैं उसकी जो दीवारें होती हैं और तली पर सभी दिशाओं में दाब डालते हैं। कथन 2 दे रखा है यहाँ पे, तरल के किसी भी सीमित द्रव्यमान पर लगाया गया दाब विभिन्न दिशाओं में असमान रूप से संचरित होता है। ये कथन क्या है? गलत है, क्योंकि पास्कल के नियम के अनुसार किसी भी बंद तरल पर लगाया गया जो दाब होता है वो सभी दिशाओं में समान रूप से क्या होता है? संचरित होता है, न कि असमान रूप से। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, केवल एक सही है, जबकि दूसरा क्या है? कथन गलत होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस कोशिका को एक छोर पर
पार्श्व तंतु होता है, डेंड्राइट्स होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो तंत्रिका कोशिका होती है हमारे तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई है। इसके मुख्य भाग क्या होते हैं? कोशिका काय होती है, यानी कि काइटन होती है, जबकि जो इसके अक्ष तंतु होती है जिसे एक्सॉन बोलते हैं, अक्ष तंतु और पार्श्व तंतु जिसको हम डेंड्रॉइड बोलते हैं, ठीक है, डेंड्रॉइड, ठीक है, डेंड्राइट होता है। इसमें जो डेंड्राइट होते हैं वो अन्य कोशिकाओं से रासायनिक या विद्युत संकेत प्राप्त करने का कार्य करते हैं। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन हमारे तंत्रिका तंत्र का एक संरचनात्मक इकाई है, इसलिए क्या है इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 7। इसमें कहा गया है कि वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें जो सतह होती है, सतह का क्षेत्रफल, टेम्परेचर यानी तापमान और हवा की जो गति होती है बढ़ने से वाष्पीकरण की दर क्या होती है? वो बढ़ती है। लेकिन जब हवा में आर्द्रता पहले से अधिक होती है तो हवा में पानी सोखने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? कम हो जाती है, और इसके परिणाम स्वरूप जो वाष्पीकरण होता है उसकी दर क्या हो जाती है? घट जाती है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि आर्द्रता में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए और धारा की दिशा को उत्क्रमित किया जाए तो चालक पर लगने वाला बल क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, ठीक है, इसके अनुसार जो चुंबकीय बल होता है, बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा दोनों की दिशा पर क्या करता है? निर्भर करती है। जबकि यदि चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर रखकर केवल धारा की दिशा को क्या कर दिया जाए? उलट दिया जाए, तो उसका चालक पर लगने वाला बल होगा, बल की दिशा भी ठीक उल्टी ही हो जाएगी। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि विपरीत दिशा में ही होगा। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस स्थिति में असंतुलित बल शामिल हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? जब बल संतुलित होते हैं तो वस्तु की जो गति होती है या स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता, यानी कि लुढ़कती हुई गेंद पर जो घर्षण बल होता है और वायु का प्रतिरोध कार्य करता है, जो गेंद की गति के विपरीत दिशा में एक असंतुलित बल पैदा करता है। इसे असंतुलित बल के कारण गेंद क्या करती है? धीरे धीरे रुक जाती है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि जमीन पर लुढ़कती और अंततः रुकती एक गेंद, ठीक। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? सी सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। वह दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता लेकिन पास की वस्तुओं को देख सकता है, वो क्या कहलाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? जैसे कि यहाँ पे निकट दृष्टि दोष के बारे में बात किया गया, यानी कि जिसको हम मायोपिया बोलते हैं, ठीक है, मायोपिया, ठीक है। मायोपिया में जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखती हैं। इसमें जो दूर की वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है और इस दोष को ठीक करने के लिए उचित क्षमता वाले अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि निकट दृष्टि दोष, यानी कि मायोपिया, ठीक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा संचलन ऐच्छिक पेशियों द्वारा होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं जिसको वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं, वे होती हैं जिसमें हम अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे जीभ को हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं। इसके विपरीत जैसे हृदय की जो धड़कन होती है, आंतों में भोजन का खिसकना और अमाशय की दीवारों पर संकुचन, ये हमारी इच्छा के अधीन नहीं होता है। ये यानी कि ये सब जो क्या क्रिया होती हैं, ये अनैच्छिक गतियाँ होती हैं। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि जीवा का संचलन, यानी कि मूवमेंट ऑफ टंग, ठीक। और बाकी जैसे हृदय का संचलन, आंतों में संचलन और आमाशय भित्तियों में संचलन, ये सब क्या है? अनैच्छिक गतियाँ होती हैं, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। पौधों की ऊंचाई में वृद्धि के लिए किस प्रकार का विभाज्योतक उत्तरदायी होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो जो पौधों की ऊंचाई होती है उसकी वृद्धि के लिए शीर्षस्थ विभाज्योतक, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन
डी शीर्षस्थ विभाज्योतक, ठीक, यानी जिसको एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। पौधों के तनों और जड़ों के बढ़ते हुए जो भाग होते हैं यानी कि शीर्ष पर पाया जाता है, और यह कोशिकाओं के लगातार विभाजन द्वारा पौधों की प्राथमिक लंबाई और ऊंचाई में वृद्धि के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार होता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी आयनी यौगिक, ठीक है, आयनी कंपाउंड की भौतिक विशेषता नहीं है। यहाँ पे पूछा गया भौतिक विशेषता नहीं है। जो आयनिक यौगिक होते हैं जैसे कि NaCl, ये एक ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, जबकि लाइक डिजॉल्व लाइक यानी कि नियम के अनुसार ये पानी में बहुत जल्दी और पूरी तरीके से घुल जाते हैं। इसीलिए यह कहना गलत है कि ये जल में अघुलनशील होते हैं। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि जल में क्या होंगे, ये अघुलनशील होंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यदि डैश है, यानी यदि डैश है तो किसी स्थिर बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, यानी कि अगर देखा जाए जैसे भौतिक में कार्य का जो सूत्र होता है, ठीक, यहाँ कार्य शून्य है ना पूछा गया है, तो जैसे भौतिक में किया गया कार्य यानी कि W बराबर क्या होता है F इंटू डी कॉस थीटा, ठीक, कॉस थीटा, जहाँ पे F D और थीटा क्या है, ठीक है, F D और थीटा है, कॉस थीटा। यदि विस्थापन शून्य हो तो D बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो कार्य भी क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि यदि बल और विस्थापन के बीच क्या है, बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण है, यानी कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा 90 का मान कितना होता है 0 होने के कारण कार्य का जो मान होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। जैसे क्या है, कुली द्वारा सिर पर बोझ उठाकर चलना, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, विस्थापन क्या है, शून्य है या बल के लंबवत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। जीवों के एक समूह का चयन कीजिए जिसमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है। इसका सही आंसर क्या होगा। जो नीलहरित शैवाल होते हैं जिसको ब्लू ग्रीन एल्गाई बोलते हैं, ठीक है, वो प्रोकैरियोटिक और सरल एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसमें अलैंगिक जनन की जो सबसे सरल विधि होती है जिसे क्या बोलते हैं, द्विखंडन, इसमें पाई जाती है, ठीक है, यानी कि बाइनरी फिजन इसमें पाई जाती है, जहाँ तक जो कोशिका होती है विभाजन होकर 2 नई कोशिकाएं बनाती हैं। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, नील हरित शैवाल, ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। पादपों के निषेचन में पराग नलिका की क्या भूमिका है। इसका सही आंसर क्या होगा। देखा जाए तो जैसे परागण होता है, परागण के बाद जो परागकण वर्तिका होती है, ठीक है, पर गिरता है और वहाँ से एक नली निकलती है जिसे पराग नलिका कहती हैं। यह एक नलिका होती है जो स्टाइल यानी कि वर्तिका से होते हुए ओवरी के अंदर जो ओवल्स होता है यानी कि बीजांड होता है उसे तक पहुँचती है, ताकि जो नर युग्मक होता है उसको मादा युग्मक तक पहुँचकर निषेचित यानी कि फर्टिलाइजेशन कराया जा सके। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि नर जनन कोशिका का मादा जनन कोशिका तक परिवहन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक किसान अपने खेत में उत्पादित शहद की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में सुधार करना चाहता है, उसे कौन सी पद्धति अपनानी चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक, इसमें पूछा गया है कौन सी पद्धति अपनाना चाहिए। अगर जैसे शहद है, शहद की जो गुणवत्ता होती है और स्वाद वो पूरी तरीके से उन फूलों पर निर्भर करता है जिसमें मधुमक्खियाँ मकरंद यानी कि नेक्टर जो होता है और परागकण इकट्ठा करती हैं। यदि जैसे चारागाह में लंबे समय तक अच्छे फूल उपलब्ध रहें, ठीक, तो मधुमक्खियों को पर्याप्त भोजन मिलेगा और शहद की मात्रा व गुणवत्ता दोनों क्या होगी, उत्तम होगी। इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि यह सुनिश्चित करें कि पूरे मौसम में जो मकरंद हैं, मकरंद से भरपूर पुष्प खिलते रहें। मकरंद यानी कि जिन्हें मधुमक्खियाँ मकरंद और पराग कर इकट्ठा कर सकें, यानी कि शहद की जो गुण होती है और गुणवत्ता और स्वाद पूरी तरीके से उन फूलों पर निर्भर करती है जिसे क्या कहते हैं, मकरंद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 18। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूत्र इकाई द्रव्यमान पद की सर्वोत्तम रूप से व्याख्या करता है। इसका सही आंसर
क्या होगा। यानी कि जिन पदार्थों में, ठीक है, जैसे कि आयनिक यौगिक में स्वतंत्र अणु नहीं पाए जाते हैं, उनके द्रव्यमान की जो गणना होती है उसके लिए अणु द्रव्यमान की जगह पे सूत्र इकाई द्रव्यमान जो होता है शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसकी गणना सूत्र में मौजूद सभी जो परमाणु होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमानों को जोड़कर की जाती है। जैसे कि यहाँ पे बताया ना मैंने, आयनिक यौगिक यानी कि NaCl, यानी कि इसमें इसका जो द्रव्यमान सूत्र होगा वो हो जाएगा Na, यानी कि 11 का जाएगा यहाँ पे 23 इसका द्रव्यमान। सोडियम का क्लोराइड का हो जाएगा 35.5। ठीक है, अब इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो इसका मान आ जाएगा 58.5 U। ठीक है, ये आ जाएगा इसका, यानी कि परमाणु जो द्रव्यमान है उसको जैसे जोड़ेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी 58.5 U। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। किसी भी यौगिक की एक सूत्र इकाई में सभी परमाणुओं का द्रव्यमान ही कहलाता है। यानी कि सूत्र इकाई द्रव्यमान द्वारा हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। रैडी गांव में चिपको आंदोलन की शुरुआत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना उत्तरदायी थी। इसका सही आंसर क्या होगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये पर्यावरण और रासायनिक और भौतिकी से पूछे गए हैं। तो पर्यावरण से संबंधित ये क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा। देखा जाए तो वर्ष जैसे 1974 में उत्तराखंड में चमोली जिले के रेड़ी गांव में सरकार ने खेलकूद को सामान्य बनाने और कंपनी के ठेकेदारों को, ठीक है, के जैसे पेड़ हैं उनको काटने की अनुमति दी थी। ठीक है, इसके जो विरोध में गांव वाले थे जिसमें गौरा देवी ने नेतृत्व में गांव की महिलाओं ने पेड़ों को गले लगा लिया था और जिसे मतलब चिपक गई थी और जंगलों को काटने से बचाया, जिसे क्या कहा गया, बाद में उसका नाम चिपको आंदोलन कहा गया। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। गांव के निकट पेड़ों की कटाई हेतु ठेकेदारों को स्वीकृति दी गई। ठीक, इसीलिए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा रासायनिक सूत्र ब्लीचिंग पाउडर को निरूपित करता है। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और इसका जो सूत्र होता है वो होता है CaOCl2। ठीक है, लिखा जाता है, लेकिन इसका जो वास्तविक रासायनिक संरचनात्मक के आधार पर इसे CaClO का होल ट्वाइस या फिर CaOCl का होल ट्वाइस के रूप में भी निरूपित किया जाता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, CaClO का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय विलयन में अम्लीय व्यवहार दर्शाता है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, HCl। जैसे HCl है, ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये एक प्रबल अम्ल है। जब इसे पानी में घोला जाता है तो यह पूरी तरीके से आयनित होकर हाइड्रोजन आयनन या फिर हाइड्रोनिक आयनन, जैसे कि हाइड्रोजन आयनन यानी कि H+ आयनन, ठीक, जबकि हाइड्रोनिक आयनन यानी कि H3O आयनन यानी कि मुक्त करता है, जो इसके अम्लीय गुण को दर्शाता है। बाकी जैसे अन्य विकल्प दे रखे हैं जैसे कि NaOH, CaOH का होल ट्वाइस और KOH में जो पानी है उसमें OH- आयनन देते हैं, इसीलिए वे क्या है, क्षार हैं। बाकी जो अम्लीय है वो क्या है, HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मादा प्रजनन तंत्र के किस भाग से होकर अंडाशय से गर्भाशय तक जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा। जैसे मादा है, मादा जनन तंत्र में 2 अंडवाहिनियां या भी फैलोपियन ट्यूब होते हैं। प्रत्येक माह में अंडाशय है वो निकलने वाला जो परिपक्व अंडा है इसी ट्यूब के होते हुए रास्ते से गर्भाशय की ओर बढ़ता है, जबकि पुरुष के जो शुक्राणु होते हैं वो द्वारा अंडे को क्या करते हैं, निषेचित करते हैं, यानी कि निषेचन के भी इसी भी फैलोपियन ट्यूब के भीतर ही संपन्न होता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, यानी कि मादा प्रजनन तंत्र के किस भाग में से होकर अंडाशय से गर्भाशय तक जाता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ध्वनि की प्रबलता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका सही आंसर क्या होगा। यानी कि ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो हमारे
कानों की संवेदनशीलता और ध्वनि तरंग के आयाम पर निर्भर करती है, जबकि वैज्ञानिक रूप से ध्वनि की जो प्रबलता होती है आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, आयाम जितना बड़ा होगा ध्वनि उतनी ही जोरदार या तेज सुनाई देगी। ठीक, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एक उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है, तो इस उत्तल लेंस की क्षमता कितनी है? इसका सही आंसर क्या होगा? जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? धनात्मक होती है, यानी कि f बराबर क्या होता है? +25 सेंटीमीटर, यानी कि 25/100 मीटर बराबर +0.25। ठीक है, 0.25 आ गया इसका मान। अब लेंस की क्षमता का सूत्र निकालेंगे, तो लेंस की जो क्षमता होती है P बराबर होती है 1/f। अब हम इसका मान रख देंगे, तो 1/ यहाँ पे f का मान आ जाएगा 0.25। ठीक, जैसे इसको पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर डबल 0 आ जाएगा, यानी 100/25 आ जाएगा। अब इसको 25/100 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा +4.0। और इसका जो वो होता है इसको जो डिनोट करते हैं, इसका जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर, जिसको डी से डिनोट करते हैं, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, +4.0 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ये वीडियो मिलती रहे, आगे भी मिलती रहे। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी व ऑप्शन डी। यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो दक्षिण हस्त होता है वो अंगूठा नियम एक सीधे चालक के परितः चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल कहता है कि यदि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारा ले जाने और सीधे तार को उसी तरीके से पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो तार के चारों ओर लिपटी हुई जो उंगलियां होती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यह नियम पूरी तरीके से क्या है? सही है, इसीलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। ठीक, ये रहे 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।